अगर हम यूं कहें कि भारतीय इकोनॉमी इस समय अपने सबसे नाजुक मोड़ से गुजर रही है तो गलत नहीं होगा। 2 साल पहले कोरोना महामारी ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक सेहत को भी बीमार बना दिया था। 2021 के आखिरी महीनों में हालत सुधर ही रहे थे कि फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध ने कोड़ में खांच का काम किया। युद्ध के कारण कच्चा तेल और गैस के दाम क्या उछले, अमेरिका और ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्थाएं कांप गईं। वहीं भारत के सभी पड़ोसी, चाहे वो श्रीलंका हो या पाकिस्तान, नेपाल हो या बांग्लादेश, सभी कंगाल और बदहाल हो चुके हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो एक मजबूत इकोनॉमी होने के बावजूद कुछ संकट खलनायक के रूप में हम पर से डाल रहे हैं। एक और महंगा कच्चा तेल सरकारी खजाने में सेंध लगा रहा है तो रुपए की गिरावट सरकार के पसीने छुड़ा रही है। वास्तव में सभी प्रॉब्लम्स आपस में जुड़ी हुई हैं और आखिर में महंगाई के रूप में आम लोगों को परेशान कर रही हैं। आइए जानते हैं इन्हीं खलनायकों के बारे में और कैसे भारत इनसे निजात पा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। नंबर 1, डॉलर की मजबूती या रुपए की गिरावट। भारत के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या डॉलर की मजबूती या रुपए में आई गिरावट है। आप इसे सिक्के के 2 पहलू भी कह सकते हैं। मंदी की मार झेल रहा अमेरिका अपनी इकोनॉमी को जितना मजबूत बनाएगा, डॉलर पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं उतनी लुढ़कती जाएंगी। रुपए की कीमत में गिरावट का एक कारण डॉलर की मजबूती भी है, जो भारत ही नहीं कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की कमर तोड़ रही है। पाकिस्तान में $1 200 के पार है और नेपाल में एक्सचेंज रेट 400 के पार चली गई है। डॉलर महंगा होने से देश में इंपोर्ट होने वाला सब सामान महंगा हो जाता है। 2014 से लेकर अब तक 25% तक ये टूट चुका है। वहीं सिर्फ 1 साल में रुपया 74 से 80 तक लुढ़क चुका है। नंबर 2, चालू खाता का घाटा। चालू खाता किसी भी इकोनॉमी की सेहत बताता है। यहाँ भी समस्या डॉलर के कारण महंगे इंपोर्ट और विदेशी तेल बाजारों में जारी महंगाई है। देश तेल, गैस से फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए विदेशों पर निर्भर है। हम जब महंगी दरों पर विदेशों से इंपोर्ट करते हैं तो चालू खाता बढ़ता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चालू खाते का घाटा चालू वित्त वर्ष में उछलकर जीडीपी के 3% पर पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल 1.2% था, जो कि चालू खाता घाटा बढ़ने की वजह से इंटरनेशनल है। ऐसे में इसका देसी इलाज करने के लिए सरकार को टैक्स या दूसरे उपाय कर घाटे को भरना होगा। इससे महंगाई के दुष्चक्र को एक बेहतर ईंधन मिलेगा। नंबर 3, महंगे ईंधन पर निर्भरता यानी कि डिपेंडेंस ऑन एक्सपेंसिव फ्यूल। दुनिया में किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए एनर्जी सबसे पहली जरूरत है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने तेल की कीमतों में चिंगारी का काम किया। यूक्रेन युद्ध से पहले बीते साल नवंबर में कच्चा तेल 80 से $85 प्रति बैरल के आसपास था, जो कि मार्च खत्म होते होते $104 पर पहुंच गया। कच्चा तेल कई महीनों तक $120 से ज्यादा पड़ रहा है। इस महंगे कच्चे तेल ने कई देशों को बर्बाद कर दिया है। वही करेंसी की कमजोरी से तेल की कीमतें भारत को ज्यादा झुलसा रही हैं। नंबर 4, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। जैसा कि हमने पहले बताया, देश की समस्याएं आपस में गुथी हुई हैं। महंगे इंपोर्ट और डॉलर में मजबूती के चलते देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। देश के पास करीब 11 महीनों के इंपोर्ट के लिए अभी भी इनफ मुद्रा भंडार है, लेकिन डॉलर की बढ़ती मांग लगातार इस पर दबाव बना रही है। जुलाई के पहले लगातार 4 हफ्ते तक विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखी गई थी। 29 जुलाई 2022 को सप्ताह के अंत होते होते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $573.5 अरब पर पहुंच गया, जो बीते जुलाई के पहले हफ्ते में $8.062 घटकर $580.252 रह गया था। वहीं रुपए को मजबूत बनाने के लिए भी भारत सरकार ने भारी मात्रा में डॉलर बेचे। नंबर 5, अमेरिका की सेहत। कहा जाता है कि अमेरिका को जब छींक भी आती है तब दुनिया भर को बुखार आ जाता है। 2008 की आर्थिक मंदी इसका एक ताजा उदाहरण है। 2022 को लेकर भी बड़े जानकार अमेरिका की मंदी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अमेरिका में महंगाई 40 साल के शिखर पर है। ऐसे में वहाँ का केंद्रीय बैंक डॉलर को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके लिए ब्याज दरें भी बढ़ रही हैं, लेकिन इससे अमेरिका तो मजबूत हो रहा है, लेकिन विकासशील देशों के पसीने छूट रहे हैं। सिर्फ 2022 में ही विदेशी निवेशकों यानी FII ने भारत से 2.3 लाख करोड़ के शेयर बेचकर अपना पैसा यानी डॉलर अमेरिका वापस ले गए। इस परिस्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक को अपना बाजार विदेशी निवेशकों के मुफीद बनाना होगा, जिससे विदेशी निवेशक अमेरिका के बजाय भारत में पैसा लगाने की सोचें। नंबर 6,
आय और धन में भारी असमानताएं, यानी कि वास्ट इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। भारत में न सिर्फ प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम कम है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी आय और धन के डिस्ट्रीब्यूशन में भारी असमानताओं से भरी हुई है। भारत में जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, असमानताएं बढ़ती जा रही हैं। इस असमानता का लॉजिकल सीक्वेंस सामूहिक गरीबी है। लगभग 60% कुल आबादी का हिस्सा भारत की राष्ट्रीय आय का 1/3 हिस्सा है, जबकि सिर्फ 5% अमीर हैं। कुल जनसंख्या का एक ही भाग राष्ट्रीय आय को कंज्यूम करता है। यह असमानता गरीबी की समस्या को व्यापक बनाती है। कुछ इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बदौलत ये 36% से नीचे आ गया है। दोस्तों, अब अगर हम आपको शॉर्ट में बताएं तो आप यही कहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी गरीबी के दुष्चक्र से जूझ रही है। नंबर 7, कृषि की प्रधानता यानी कि प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। कम डेवलप्ड देश मुख्य रूप से एग्रीकल्चर या एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जैसे खनन, मत्स्य पालन और जंगलों पर डिपेंड रहते हैं। नेशनल इनकम एंड ऑक्यूपेशनल पैटर्न के रीजन स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से खेती की प्रधानता की बातें की गई हैं। हमारे सकल घरेलू उत्पाद का काफी बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चरल सेक्टर या सो कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर से आया है। हालांकि 2007-8 में सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन घटकर 19.4% रह गया है। द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रों का कंट्रीब्यूशन रेस्पेक्टिवली 24.9% और 55.7% है। इस तरह योजना के 58 वर्षों के बाद भी अकेले खेती हमारी राष्ट्रीय आय के 5वें हिस्से से भी कम योगदान करती है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी एग्रीकल्चरल सेक्टर के डोमिनेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर के पिछड़ेपन की कहानी कहती है। 2004-5 में भारत में 52% आबादी खेती में लगी हुई थी। अगर भारत में खेती का प्रमुख स्थान है, फिर भी ये पिछड़ा हुआ है। नंबर 8, जबरदस्त जनसंख्या दबाव यानी कि ट्रेमेंडस पॉपुलेशन प्रेशर। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ज्यादा होती है। जहां तक जनसंख्या के आकार की बात है तो भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। और अब कहा तो ये भी जा रहा है कि भले ही ऑफिशियल कागजों पर भारत अभी भी चीन से पीछे हो, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट के साथ मिलकर भारत में जनसंख्या विस्फोट का वास्तविक कारण है। 20वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है। नंबर 9, व्यापक बेरोजगारी यानी कि वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में न सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि मैन पावर रिसोर्सेज भी बड़े पैमाने पर बर्बाद होता है। एक और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और दूसरी ओर जनसंख्या की रैपिड ग्रोथ ने भारत में बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा दिया है। 1971 और 1999 के बीच भारत में बेरोजगारों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई। हालांकि नौकरी चाहने वालों की संख्या में 2.5% की वृद्धि हुई, लेकिन रोजगार की संभावनाएं 1.8% की मामूली दर से बढ़ी। 2006-7 में रजिस्टर्ड नौकरी चाहने वालों की संख्या 40.7 मिलियन थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौर में शुरू होने के बाद से बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। हालांकि 2004-5 में रोजगार वृद्धि 0.98% की तुलना में 2.89 रही, लेकिन हाल ही के दशकों में रोजगार वृद्धि लेबर फोर्स ग्रोथ दर के हिसाब से नहीं है। कुछ लोग इसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन एग्रीकल्चर में काफी मात्रा में अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट दिखाई देती है। नंबर 10, टैक्स कलेक्शन की कम दरें, लो रेट्स ऑफ टैक्स कलेक्शन। द इकोनॉमिस्ट का दावा है कि भारत पूरी दुनिया में सबसे कम टैक्स टू जीडीपी रेशियो में से एक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 12% टैक्स रेवेन्यू से बना है। एक कम टैक्स कलेक्शन रेट करप्शन, कर चोरी और कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉस का परिणाम है। 2017 में नरेंद्र मोदी ने सामान्य बिक्री कर यानी कि जीएसटी पेश किया, जिसमें प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेजेस में लगाए गए कई कर दरों के बजाय एकल कर दर है। ये रेवेन्यू कलेक्शन दरों को बढ़ाने और कठिनाइयों को कम करने की कोशिश में किया गया था। भारत ने सही ढंग से जोर देकर कहा कि धनी देशों को डेवलपिंग कंट्रीज को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के इस्तेमाल को बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। हालांकि पश्चिम शायद अपने सभी कर्जों का भुगतान करने के लिए बहुत सेल्फ सेंटर्ड है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को ट्रांसफॉर्मेशनल समाज के लिए खुद की मदद करनी पड़ सकती है, जिसकी सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।